गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, कोलराज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती है, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज कंडक्टेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन। ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस, ग्रेटर विल बी द कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों में ही कंसंट्रेशन की चेंज के साथ चेंज आती है, लेकिन फर्क क्या है कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, whereas molar conductivity increases with decrease in concentration. ये कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज करती है? दोनों ही वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि कंडक्टिविटी बाय डेफिनेशन इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे तो दैट मीन्स कि ज्यादा सॉल्यूशन में आयंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और पर सेंटीमीटर क्यूब जो नंबर ऑफ आयंस है वो कम हो जाएंगे। आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। सो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन with decrease in concentration, whereas molar conductivity, it is the product of conductivity kappa and volume of the solution. Lambda m is equal to kappa into v. अब डाइल्यूशन के साथ कापा डिक्रीज करता है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन इंक्रीज इन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है जबकि डिक्रीज इन कापा सिग्निफिकेंटली लो होती है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज में जाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी increases with decrease in concentration. साथ ही साथ ये जो मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन है ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट होती है। तो पहले हम करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि हमने पहले बोला है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती है। जैसे जैसे आप उसमें पानी मिलाएंगे उसकी कंसंट्रेशन को कम करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे अगर जब हमने बहुत सारा पानी मिला दिया, कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 0, तो इंक्रीज होते होते उसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम तक पहुंच जाएगी, वेयर लैम्डा नॉट एम इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम व्हेन द कंसंट्रेशन इज अप्रोचिंग 0, दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम इसकी वेरिएशन को देखें तो जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि HCl एंड KCl, तो इस साइड को कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है और अगर हम रिवर्स जाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जिस तरह से जिस रिलेशन में इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन के साथ इंक्रीज करती है, उसको हम एक इक्वेशन के थ्रू शो कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A इनटू अंडर रूट ऑफ C रेज़ टू पावर हाफ। तो वेयर A इज अ कांस्टेंट, ये और लैम्डा नॉट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं डी बाय हकल ऑन सेजर इक्वेशन, और ये जो ग्राफ है इट इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर हमने ये मोलर कंडक्टिविटी को y एक्सिस पे रखा है और अंडर रूट C को x एक्सिस पे रखा है, तो आपका ये जो इंटरसेप्ट है दैट विल गिव यू लैम्डा नॉट m, और आपका जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू -a।
ए की जो एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल NaCl में एक सोडियम आयन और एक Cl आयन जो है वो फर्निश होता है, तो इसको हम 1,1 टाइप कहेंगे। इसी तरह CaCl2 में एक सोडियम, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड आयंस फर्निश होते हैं, तो ये दिस टाइप विल बी 1 फॉर कैल्शियम एंड 2 फॉर 2 क्लोराइड आयंस। इसी तरह MgSO4 में 2 मैग्नीशियम डाइवेलेंट एंड सल्फेट इज ऑल्सो डाइवेलेंट, 2 टाइप। तो ए की टाइप जैसे NaCl और KCl दोनों एक ही टाइप के हैं, तो इनके लिए ए की वैल्यू सेम होगी। तो आई जस्ट रिपीट कि मोलर कंडक्टिविटी जो है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ये एक लीनियर इक्वेशन को ओबे करता है, उस इक्वेशन λm इक्वल टू λ0m माइनस a c⁻½ को हम डी बाय हकल ऑनसीजर इक्वेशन कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली लीनियरली आपकी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका ये ग्राफ आ रहा था, आप क्योंकि ये जो चेंज है ना, वेरिएशन जो इंक्रीज हो रही है वो टोटल वैल्यू से अबाउट बहुत कम 4 to 10% ही वेरिएशन हो रही है, तो इस वजह से ये ग्राफ आपका इतना प्रिडिक्टेबल है कि यहां से आपका जो ग्राफ आया उसको आप अगर बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे on the y-axis, तो you will get the value of λ0m molar conductivity at infinite dilution। तो strong electrolytes में λ0 की वैल्यू ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके मिल जाती है। In case of weak electrolytes, this is variation of molar conductivity with concentration for weak electrolytes। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट ही नहीं अच्छे से करती हैं, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी यू कैन सी इट्स जस्ट टचिंग दिस एक्सिस बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कंसंट्रेशन को कम करेंगे, पानी मिलाएंगे, तो यू सी दैट द वैल्यू इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज इन वैल्यू इज नॉट लीनियर, ये कर्व बन रहा है, तो इस ग्राफ को आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं। सो द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट टू मच लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर्ड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू इज लो एंड द वेरिएशन ऑफ λm with square root of concentration is very large, so much so that we cannot obtain molar conductivity at infinite dilution by extrapolation of molar conductivity versus C⁻² plot। तो अब यहां पे इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आप λ0m वैल्यू ग्राफ से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। यहां हमें हेल्प मिलेगी कोलराश लॉ से, वो हमें λ0 ढूंढ के देगा, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम ये पता करते हैं कि जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनका कंडक्टेंस बिहेवियर डिफरेंट क्यों है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएट करती है, इस वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे हम उसमें वाटर डालते जाते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होती है और उसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो लिमिटिंग वैल्यू यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वहां तक पहुंचते पहुंचते वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाती है। होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स, तो इस टाइम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा विल बी molar conductivity at concentration C divided by molar conductivity at infinite dilution. In case of strong electrolytes, concentrated solution में भी जो strong electrolyte है वो completely dissociated होती है, लेकिन उनके बीच में जो आयंस है उनके बीच में forces of attraction strong होते हैं और जैसे oppositely charged आयंस एक दूसरे को attract कर रहे होते हैं, इन forces को हम inter ionic forces कहते हैं।
तो इंटर आयनिक फोर्सेस की वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं आयंस और उनकी कंडक्टेंस कम होती है। जब आप पानी मिला देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, तो ये आयंस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इंटर आयनिक फोर्सेस कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो कोलराश ने इनकी वैल्यूज को स्टडी किया और उसने देखा कि जो डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो सेम आती है अगर उनके बीच में कॉमन कैटाइन या एनाइन हो। फॉर एग्जांपल KCl और NaCl में Cl नेगेटिव, एनाइन कॉमन है। तो अगर आप पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यूज देखते हैं तो डिफरेंस है 23.4 का। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट में भी नाइट्रेट कॉमन है, K और Na ही आ रहा है। यहां पे भी डिफरेंस वैल्यूज जो भी हैं डिफरेंस वही आ रहा है जो यहां था। और इसी तरह KBr और NaBr में भी डिफरेंस K और Na के बीच में ही है, तो वो भी डिफरेंस जो है वैल्यूज जो भी हैं माइनस करके सेम आ रहा है 23.4। तो इसका मतलब डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो सेम आ रहा है अगर कैटाइन का सेट सेम है ना। पोटेशियम और सोडियम, इधर भी पोटेशियम सोडियम, इधर भी पोटेशियम सोडियम, इधर भी पोटेशियम सोडियम। इसी तरह क्लोराइड और नाइट्रेट, चाहे वो KCl KNO3 हो, NaCl NaNO3 हो या LiCl LiNO3 हो, कैटाइन सेम है लेकिन एनाइंस का सेट सेम है तीन एक्सपेरिमेंट्स में और हर एक में डिफरेंस 4.9 आ रहा है। तो यहां से कोलराश ने ये प्रिडिक्ट किया कि हर आयन जो है वो मोलर कंडक्टिविटी को एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, चाहे उसके साथ दूसरा आयन कोई भी लगा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन। यानी कि जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगी सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए KCl लेते हैं तो KCl की टोटल मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है लैम्डा जो है वो इट विल बी सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द आयंस K प्लस Cl। तो जो आयंस की मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम आयनिक कंडक्टिविटी कहेंगे और टोटल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी ऑन द होल कहेंगे। और कोलराश ने अपने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो लॉ दिया वो क्या स्टेट करता है, कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be expressed as the sum of the limiting ionic molar conductivities of the cation and the anion। जैसे कि और एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट आयन्स होंगे, तो टोटल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी 2 into ionic conductivity of aluminium ion plus 3 into ionic conductivity of sulfate ions। ये था कोलराश लॉ। नेक्स्ट हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने पहले भी बात की थी कि हम ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि ना तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ना ही ग्राफ की वेरिएशन जो है वो कांस्टेंट है, तो उसमें हम एक्सट्रापोलेट नहीं कर पाते। अब यहां हमारे काम आता है कोलराश लॉ। उसमें कोलराश लॉ तो अदरवाइज तो हम एक्सट्रापोलेट करके तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं ग्राफ से, लेकिन कोलराश लॉ में क्योंकि हमें पता है, जैसे मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड है तो उसकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी विल बी सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन। अब इसी इक्वेशन को एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से भी निकाल सकते हैं। जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं HCl,
NaCl एंड एसीटेट, सोडियम एसीटेट, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और इनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हम ग्राफ से एक्सट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं। और हमें कोलराज लॉ से पता है कि जैसे सोडियम एसीटेट है उसकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी एसीटेट प्लस सोडियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी के सम के बराबर। इसी तरह HCl की H प्लस आयन और Cl नेगेटिव की सम के बराबर और NaCl की Na प्लस और Cl नेगेटिव के सम के बराबर। अब इन तीनों इक्वेशंस में हमें चाहिए एसीटेट आयन और H प्लस आयन और Na और Cl को हमें निकाल देना है, कैंसिल करा देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस कर लेंगे, तो ये और ये आ गया, प्लस Na और Cl आया, उसको निकालने के लिए इसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो Na और Cl कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि एसिटिक एसिड की टोटल मोलर कंडक्टिविटी इज सम ऑफ एसीटेट प्लस H प्लस, और ये हम इन तीन इलेक्ट्रोलाइट से ऐसे निकाल सकते हैं, सोडियम एसीटेट प्लस NaCl प्लस HCl माइनस NaCl। तो एसीटेट और H प्लस हो गए, Na और Cl जो प्लस हुए वो माइनस करते वक्त कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये क्या था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड जो हमको निकालना है, और ये वैल्यूज हमने ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके ऑलरेडी निकाली हुई हैं। तो इनकी दो को प्लस कर लिया और इसको इसमें से माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ गया एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कोलराज लॉ से हमने निकाल ली और ग्राफ से नहीं निकाल पाए थे। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन कोलराज लॉ से अमोनियम क्लोराइड और NaOH की मोलर कंडक्टिविटी को प्लस करके NaCl को उसमें से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ दैट वी कैन find out the molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes. Second application, calculation of degree of dissociation of weak electrolyte. पहले भी हमने बात की है कि weak इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे डिसोसिएशन ज्यादा होती है मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 हो जाती है। दैट इज जो भी कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी लैम्डा नॉट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब कंसंट्रेशन 0 अप्रोच कर रही है। तो अगर हमारी किसी कंसंट्रेशन पे उसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू लैम्डा C है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा नॉट है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा C अपॉन लैम्डा नॉट को डिवाइड करके आ जाता है। तो जब भी हमें किसी इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये पता हो और ये पता हो, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलराज। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पिछली क्लासेस में आपने किया होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फा द होल स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो C स्क्वायर अपॉन C और C तो कट गया, और अल्फा की वैल्यू हम यहां से डाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा नॉट। तो सॉल्व करके हमारे पास आता है C लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट स्क्वायर, ये सॉल्व किया तो लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट आया। ये वाला लैम्डा नॉट ये लैम्डा नॉट स्क्वायर में से एक कैंसल आउट हो गया, तो रह गया C लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ solubility ऑफ sparingly soluble salts। sparingly soluble salts की solubility बहुत ही कम होती है, इट्स वेरी लिटिल, दे डिसॉल्व टू वेरी लिटिल एक्सटेंट। एग्जाम्पल्स जैसे सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो एट उनकी जो सॉल्यूशंस जब भी बनती हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, और अपने सॉल्यूशन फॉर्म में वो सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए उनकी जो भी कंसंट्रेशन है उसको उनकी सॉल्युबिलिटी कंसिडर किया जा सकता है।
तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अदरवाइज होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। तो मोलारिटी को हम सॉल्युबिलिटी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी हो गया हमारे पास कापा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और लैम्डा नॉट एम की वैल्यू हम कोलराश लॉ से निकाल लेते हैं। लैम्डा आयनिक मोबिलिटी फॉर सिल्वर आयंस प्लस आयनिक कंडक्टिविटी फॉर क्लोराइड आयंस। तो इस तरीके से कोलराश लॉ का यूज किया जा सकता है।